अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है, ये 9 गलती से लिखा हुआ हमारे पास। इसमें एक बड़ा ही डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन है। इसमें मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं और फिर ये कह रहा है कि इस ट्रांजेक्शन का क्या असर पड़ेगा करंट रेशो पे, क्या असर पड़ेगा वर्किंग कैपिटल पे और क्या असर पड़ेगा क्विक रेशो पे। ये जो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ये भी आपके पढ़ा नहीं है, तो इसकी बात अभी हम नहीं करेंगे। बारी बारी तमाम ट्रांजैक्शंस का हमने अफेक्ट देखना है कि करंट रेशियो उसकी वजह से बढ़ेगा या कम होगा, वर्किंग कैपिटल उसकी वजह से बढ़ेगा या कम होगा, क्विक रेशियो उसकी वजह से बढ़ेगा या कम होगा। यानी आपने आंसर क्या लिखना है, इंक्रीज़ लिखना है, डिक्रीज़ लिखना है या नो अफेक्ट। हो सकता है कि किसी पे कोई असर ही ना पड़ रहा हो, ना ही इंक्रीज़ हो रहा है ना ही डिक्रीज़ हो रहा है, तो फिर हम क्या लिखेंगे, नो अफेक्ट। तो हर ट्रांजेक्शन का हमने एनालाइज करना है वन बाय वन और फिर इसका अफेक्ट लिखना है, ट्रांजैक्शन 1, ट्रांजैक्शन 2, ट्रांजैक्शन 3, ट्रांजैक्शन 4। और फिर हर ट्रांजैक्शन का क्या असर पड़ेगा करंट रेशियो पे, उसका क्या असर पड़ेगा वर्किंग कैपिटल पे और उसका क्या असर पड़ेगा क्विक रेशियो पे। ठीक है, ये सवाल है हमारा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। आपने ले लिया होगा। तो अभी हम कौन से ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन 1। ट्रांजेक्शन 1 में हो क्या रहा है, इसको ज़रा एनालाइज करते हैं, पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सोल्ड एन अकाउंट इन्वेंट्री कॉस्टिंग 72,000 4 रुपीज़ 65,000। यानी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आपने बेची है 72,000 की 4 रुपीज़ 65,000। यानी 72,000 का मर्चेंडाइज था वो, और बेचा कितने में आपने इसको, 65,000 में। अब इसका क्या असर पड़ेगा करंट रेशियो में, क्विक रेशियो में और वर्किंग कैपिटल पे। दोबारा समझ लिए, आपने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को बेचा है, उसकी कॉस्ट कितनी थी 72,000, यानी मर्चेंडाइज हमारे पास से कम कितनी हो गई 72,000। हमने बेच दी तो हमारे पास से चली गई, और उसके बदले कैश कितना है हमारे पास 65,000। तो ज़रा अफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन 1 ज़रा इसको एनालाइज करते हैं, इसमें क्या क्या होगा। कैश इंक्रीज हो गया 65, क्योंकि बेचा कितने में हमने 65 में बेचा। इन्वेंट्री डिक्रीज हो गया 72, क्योंकि जब मैं इन्वेंट्री सोल्ड करूंगा तो इन्वेंट्री मेरे पास से क्या हो गई, चली गई। इन्वेंट्री मेरे पास से माइनस हो गई और कैश मेरे पास आ गया। तो कैश आ गया तो 65,000 से इंक्रीज़ हो गया। इन्वेंट्री मैंने बेच दिया तो इन्वेंट्री डिक्रीज़ हो गई किससे, 72,000 से। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ा, करंट एसेट डिक्रीज़ हो गया 7,000 से। कैसे, कैश आया है 65 से, इन्वेंट्री मेरे पास है माइनस हुई है 72 से। तो जो नेट रिज़ल्ट पड़ा वो रिज़ल्ट ये पड़ेगा, गया ज़्यादा है, यानी माइनस ज़्यादा हुआ है, और इंक्रीज़ कैश क्या हुआ, कम हुआ है। कितने से कम हुआ है, 7,000 से। तो हम बोलेंगे करंट एसेट हमारे पास से कम हो गया कितने से, 7,000 से। जब करंट एसेट कम होगा ज़ाहिर सी बात है करंट रेशियो भी कम हो जाएगा, क्योंकि करंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लाइबिलिटी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन चूंकि करंट एसेट कम हो गया तो लिहाजा करंट रेशियो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उसी वजह से वर्किंग कैपिटल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी अपनी जगह वही है जो भी है एक्स वाई जेड, लेकिन करंट एसेट तो कम हो गया ना 7,000 से, कि 72 का मर्चेंडाइज कम हुआ, 65 से इंक्रीज़ हुआ है। तो नेट रिजल्ट क्या पड़ा कि करंट एसेट कम हो गया 7,000 से। अब क्विक एसेट पे क्या असर पड़ेगा, क्विक एसेट इंक्रीज़ हुआ 65 से। आप कहेंगे क्यों, इसलिए कि इन्वेंट्री तो था ही नहीं क्विक एसेट में, तो इन्वेंट्री जाने का, इन्वेंट्री के कम होने का क्विक एसेट पे कोई असर नहीं पड़ा। क्विक एसेट का ताल्लुक तीन चीज़ों से होता है, कैश, अकाउंट सेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। अब चूंकि कैश का ताल्लुक होता है क्विक एसेट से, और कैश इंक्रीज हुआ 65 से, तो इसका मतलब क्विक एसेट भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया 65 से। चूंकि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्विक एसेट का हिस्सा नहीं होते, लिहाजा मर्चेंडाइज कम हो या ज़्यादा हो क्विक एसेट पर कोई असर नहीं पड़ता। तो एट द एंड हुआ क्या, चूंकि कैश इंक्रीज़ हुआ है, इस कैश इंक्रीज़ होने की वजह से क्विक एसेट में भी क्या हो गया, इजाफा हो गया। अब चूंकि क्विक एसिड में इजाफा हुआ तो क्विक एसिड में क्या हो जाएगा, क्विक रेशो में क्या हो जाएगा, इंक्रीज आ जाएगा।
तो इसको लिखना है किस तरह, आपने इस तरह लिखना है, ट्रांजेक्शन 1 लिखी आपने। करंट रेशियो हमारे पास डिक्रीज़ हो गया, क्यों डिक्रीज़ हो गया, क्योंकि नेट रिजल्ट क्या निकला, करंट एसेट डिक्रीज़ हो रहा 7,000 से, 65 से कैश इंक्रीज हुआ, लेकिन मर्चेंडाइज 72 से मेरे पास से चला गया, तो नेट रिजल्ट क्या आया, 7,000 से कमी हुई है, तो इसलिए करंट रेशियो भी क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, और वर्किंग कैपिटल भी क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। जबकि क्विक रेशियो में इंक्रीज़ क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि क्विक एसेट का ताल्लुक नहीं होता मर्चेंडाइज से, लिहाजा मर्चेंडाइज के माइनस होने का कोई असर नहीं पड़ेगा क्विक रेशियो में। लेकिन चूंकि कैश तो इंक्रीज़ हुआ है, और कैश जो है वो क्विक एसेट का हिस्सा होते हैं, लिहाजा क्विक एसेट इंक्रीज़ हो गया, और क्विक एसेट इंक्रीज़ होने की वजह से क्विक रेशियो में क्या हो गया, इजाफा हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा इसे। अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं जाऊंगा किसकी तरफ, ट्रांजैक्शन नंबर 2 की तरफ। ओके, ट्रांजैक्शन 2 में क्या हो रहा है, इशू एडिशनल शेयर्स ऑफ कैपिटल बाय 5 लाख, यानी आप शेयर इशू कर रहे हैं। सेकंड टाइम आपने शेयर्स का चैप्टर पढ़ा होगा, अभी बीकॉम पार्ट 2 में नेक्स्ट चैप्टर हमारा शेयर्स का ही है, लेकिन चूंकि अभी जिक्र आ गया तो उसको बता रहा हूँ कि आपने शेयर इशू किया, तो इसका मतलब है कैश आपके पास इंक्रीज़ हो गया और शेयर्स कैपिटल भी इंक्रीज़ हो गया। तो अफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर 2, जब आपने शेयर इशू किया तो कैश इंक्रीज़ कितने से हो गया, 5 लाख से। दूसरी तरफ शेयर्स कैपिटल भी इंक्रीज़ हो गया 5 लाख से। अच्छा, अब शेयर्स कैपिटल का ताल्लुक नहीं होता ना ही करंट रेशो से, ना ही क्विक रेशो से, ना ही वर्किंग कैपिटल से। शेयर्स कैपिटल का ताल्लुक तो होता है शेयर होल्डर इक्विटी से। लेकिन जो कैश इंक्रीज़ हुआ है, जब आपने शेयर इशू किया, कैश आ गया, तो कैश आने की वजह से करंट एसेट भी बढ़ गया, क्विक एसेट भी बढ़ गया, तो एट द एंड करंट रेशो में भी इजाफा हो जाएगा, क्योंकि कैश आपके पास बढ़ गया। कैश बढ़ने का मतलब क्या है, करंट एसेट बढ़ गया। करंट एसेट बढ़ने का मतलब क्या हुआ, करंट रेशियो बढ़ गया। इसी तरह क्विक एसेट भी बढ़ गया, क्योंकि कैश क्विक एसेट का हिस्सा होते हैं, तो जब कैश इंक्रीज़ हुआ तो क्विक एसेट में भी इजाफा हो गया। तो करंट एसेट इंक्रीज बाय 5 लाख, जब करंट एसेट बढ़ेगा तो करंट रेशियो में भी इजाफा हो जाएगा, और वर्किंग कैपिटल में भी इजाफा हो जाएगा करंट एसेट बढ़ने की वजह से। अमाउंट नहीं लिखनी है आपने, जस्ट इंक्रीज या डिक्रीज लिखना है आपने। और क्विक एसेट इंक्रीज बाय 5 लाख, क्योंकि कैश जो है वो क्विक एसेट का भी हिस्सा होता है, तो अब दोनों में क्या होगा, सब में इजाफा ही हो जाएगा। तो ये ट्रांजैक्शन 1 थी हमारे पास, और ये कौन सी ट्रांजैक्शन आ गई, ट्रांजैक्शन 2। कैश इंक्रीज हुआ, करंट रेशियो इंक्रीज हुआ क्योंकि कैश इंक्रीज हो गया। क्विक रेशियो इंक्रीज हुआ क्योंकि कैश भी क्विक एसेट का हिस्सा होते हैं। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो गया, क्यों, क्योंकि कैश करंट एसेट का हिस्सा है, और करंट एसेट बढ़ने की वजह से वर्किंग कैपिटल में भी क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी कांस्टेंट है, जो भी है XYZ वो कांस्टेंट है। एसेट बढ़ गया, जब एसेट बढ़ गया तो जाहिर सी बात है वर्किंग कैपिटल में भी क्या हो गया, इजाफा हो गया। तो ये कौन सा हमारा ट्रांजैक्शन होगा, ट्रांजैक्शन नंबर 2 हो गई हमारे पास। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। थर्ड देखते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 3। थर्ड क्या लिखा है हमारे पास, देखें आप, सोल्ड टेम्प्रेरी इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 80,000 फॉर 1 लाख। इसका मतलब क्या है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज समझ लें आप। 80,000 का मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ था, उसको हमने 1 लाख में बेच दिया। अफेक्ट क्या पड़ा, कैश इंक्रीज़ हो गया, जब मैं बेचूंगा तो कैश आ जाएगा, तो कैश इंक्रीज़ हो गया 1 लाख से, और जबकि मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ क्या हो गया, कम हो गया, कितने से, 80,000 से। अच्छा, अब मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी करंट एसेट का हिस्सा है, और कैश भी करंट एसेट का हिस्सा है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ बेचने की वजह से करंट एसेट कम हुआ होगा 80,000 से, लेकिन कैश के आने की वजह से करंट एसेट बढ़ गया 1 लाख से। भाई हुआ क्या इसमें, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आपने बेच दी तो 80,000 से मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कम हो गई, तो 80,000 से कमी आ गई, लेकिन दूसरी तरफ कैश भी तो आ गया ना 1 लाख का, और जब कैश 1 लाख का आ गया तो आपका करंट एसेट बढ़ गया 1 लाख से। तो अफेक्ट क्या पड़ेगा ट्रांजैक्शन 3 का, देखें आप, कैश इंक्रीज़ हुआ 1 लाख से क्योंकि आपने 1 लाख में बेचा है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ डिक्रीज़ हुआ 80,000 से, क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ था कितने का, 80,000 का। अब नेट रिजल्ट क्या पड़ा, कैश में इजाफा 1 लाख से हुआ है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में कमी 80,000 से हुई, तो नेट रिजल्ट ये पड़ा कि 20,000 से करंट एसेट बढ़ गया। करंट एसेट बढ़ने की वजह से
20,000 से क्या हो गया, करंट एसेट बढ़ गया। नेट रिजल्ट क्या आया, 20,000 से कैश में इजाफा हुआ है। करंट रेशो में भी इजाफा हो जाएगा और क्विक रेशो में भी इजाफा हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल में भी क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। क्विक एसेट भी इंक्रीज हो गया हमारा। तो ये आ गया इफेक्ट किसका, ट्रांजैक्शन नंबर 3 का। करंट रेशो भी बढ़ गया, क्विक रेशो भी बढ़ गया और वर्किंग कैपिटल भी बढ़ गया हमारा। क्यों, क्योंकि करंट एसेट भी बढ़ रहा है, क्विक एसेट भी बढ़ रहा है 20,000 से। अब अमाउंट नहीं लिखनी है आपने, जस्ट क्या लिखना है, इंक्रीज डिक्रीज या नो इफेक्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप अगर चाहें तो। ओके आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ट्रांजैक्शन नंबर किसकी, 4 की। ट्रांजैक्शन नंबर 4, ट्रांजैक्शन 4 पढ़ते हैं। 3 हमने कर लिया 3 तक, अब मैं 4 शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। एक्वायर्ड मतलब खरीदना, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, यानी आपने मार्केटेबल, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट समझ लें मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। आपने मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ खरीदी 2 लाख से, तो जब 2 लाख से आपने ख़रीदा होगा तो अफेक्ट क्या पड़ेगा ट्रांजैक्शन 4 का। इसमें हो क्या रहा है, पहले ही समझ गए आप कि आपने क्या किया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ खरीदी हैं। तो आपके पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ 2 लाख रुपए की आ गई, लेकिन साथ ही साथ कैश भी आपके पास से चला गया 2 लाख से। जितने से ख़रीदा उतने से कैश चला गया। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में इजाफा हुआ, लेकिन कैश में क्या हो गई, कमी आ गई। तो कैश डिक्रीज़ हो गई कितने से, 2 लाख से। कैश में कमी आ गई हमारे पास, क्योंकि हम जब कोई चीज़ खरीदेंगे तो पेमेंट करके आएंगे, जब पेमेंट करेंगे तो कैश कम हो जाएगा 2 लाख से। तो उसके बदले हमारे पास क्या आ गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आ गई, और वो कितने से ख़रीदी हमने, 2 लाख से ख़रीद ली हमने। तो ये 2 लाख रुपए से इजाफा हो गया। अच्छा, कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ दोनों ही करंट एसेट का भी हिस्सा है और क्विक एसेट का भी हिस्सा है। नेट इफेक्ट निकालो तो कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं, क्योंकि एक चीज़ 2 लाख से कम हुई है तो वही 2 लाख से इजाफा हो गया। तो करंट एसेट पे क्या इफेक्ट पड़ा, नो इफेक्ट। क्विक एसेट पे क्या असर पड़ा, नो इफेक्ट, क्योंकि दोनों में ही 2-2 लाख से एक में इजाफा और एक में कमी, यानी कैश में इजाफा और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में कमी। तो ना ही करंट रेशो पे कोई असर पड़ेगा, देखें आप, क्योंकि करंट एसेट पे कोई असर पड़ा ही नहीं है तो नो इफेक्ट। ना ही क्विक रेशो पे कोई असर पड़ेगा, क्योंकि क्विक एसेट में कोई असर नहीं पड़ा। अब चूंकि करंट एसेट पे कोई असर नहीं पड़ा तो लिहाजा वर्किंग कैपिटल में भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये भी क्या आ गया, नो इफेक्ट। इसके स्क्रीनशॉट ले लेना चाहें तो आप। फिर हम पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 5। आई होप कि आपने ले लिया होगा। आगे चलते हैं। अब कौन से ट्रांजैक्शन आ गए हमारे पास, ट्रांजैक्शन नंबर 5, रॉट ऑफ अनकलेक्टेबल अकाउंट्स। यानी आपने पार्ट 1 में अकाउंट रिसीवेबल का चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें राइट ऑफ की एंट्री क्या बनती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स क्रेडिट, यानी आप उसका हिसाब ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम ऑलरेडी अकाउंट रिसीवेबल से अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स को माइनस कर देते हैं। वो ऑलरेडी पहले ही क्या हो चुका है, वो माइनस हो चुका है। अब अगर मैं उसका हिसाब क्लोज भी करूँगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा। भाई बैलेंस शीट अगर आपको याद हो, बैलेंस शीट में क्या लिखते थे, अकाउंट रिसीवेबल लिखा हमने और फिर लेस कर दिया अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स। तो वो हैंड टू हैंड हम क्या करते जा रहे हैं, उसको माइनस करते जा रहे हैं। अब अगर मैं किसी बंदे का अकाउंट क्लोज भी करूँगा तो मेरी बैलेंस शीट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम वो चीज़ क्लोज कर रहे हैं जो हम ऑलरेडी बैलेंस शीट से पहले ही माइनस कर चुके हैं। अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स पहले ही अकाउंट रिसीवेबल से माइनस हो चुका है। लिहाजा अब अगर मैं इसको रॉट ऑफ भी करूँगा, ख़त्म भी करूँगा, तो मेरे बैलेंसेस में कोई असर नहीं पड़ेगा। एक चीज़ मैं ऑलरेडी माइनस करते हुए आ रहा हूँ। बस फ़ायदा क्या होता है कि उसका अकाउंट हमारे रजिस्टर से हट रहा है, जो नाम लिखा हो उसका नाम हट रहा है। तो एट द एंड हमारे बैलेंस पे कोई असर नहीं पड़ता। इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन 5 क्या होगा, इसकी एंट्री अगर आपको याद हो, अलाउंस ऑफ बैड डेब्ट्स डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब चूंकि ये ऑलरेडी बैलेंस शीट से माइनस हो चुका होता है अलाउंस ऑफ बैड डेब्ट्स, लिहाजा इसके माइनस होने का कोई असर नहीं पड़ेगा, इसके अकाउंट क्लोज करने का कोई असर बैलेंसेस में भी नहीं पड़ेगा। और जब बैलेंस में असर नहीं पड़ेगा तो करंट रेशो या क्विक रेशो या वर्किंग कैपिटल पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अब इफेक्ट क्या आएगा ट्रांजैक्शन 5 का, नो इफेक्ट। करंट रेशो पे भी कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि हम वो चीज़ ख़त्म कर रहे हैं जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में माइनस हो चुकी है।
क्विक रेशियो भी कोई असर नहीं पड़ेगा, वो भी माइनस हो चुका है, और वर्किंग कैपिटल पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी सब कुछ पहले ही बैलेंस शीट से माइनस हम करते हुए आ रहे होते हैं। तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन पढ़ ली हमने? ट्रांजेक्शन नंबर 5। अब हम क्या पढ़ेंगे? 6, डिक्लेयर कैश डिविडेंड। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ओके, एंट्री नंबर 6, अब गौर से देखिएगा। अब हमारे पास कौन सा ट्रांजेक्शन आ गया? ट्रांजेक्शन नंबर 6। हम 6 को एनालाइज करेंगे। इसमें वो क्या रहा है? डिक्लेयर कर रहे हैं कैश डिविडेंड। जब हम कैश डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो रिटेन अर्निंग कम हो जाती है और कैश डिविडेंड पेएबल में इजाफा हो जाता है। पेमेंट की बात नहीं कर रहा वो अभी डिक्लेरेशन की बात कर रहा है। और डिक्लेरेशन में हमने जैसे ही अनाउंस किया कि हम आपको डिविडेंड देंगे, तो जैसे ही डायरेक्टर अनाउंस करते हैं वैसे ही कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी आ जाती है, और डिविडेंड पेएबल को हम कहते हैं करंट लाइबिलिटी। तो इसमें क्या होता है? इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन नंबर 6 देखें आप। डिक्रीज इन रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग में कमी आ रही है। रिटेन अर्निंग का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता करंट रेशियो में, ना ही क्विक रेशियो में, ना ही वर्किंग कैपिटल में। तो अगर ये कम भी हो रहा तो इन तीनों में कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ आपकी करंट लायबिलिटी में इजाफा हो गया। आपने जैसे ही अनाउंस किया कि हम डिविडेंड देंगे तो आपकी करंट लायबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। अब जब लायबिलिटी बढ़ेगी तो करंट रेशियो कम हो जाएगा। आपका कर्जा बढ़ने का मतलब क्या है? रेशियो नीचे आ जाएगा। और करंट लायबिलिटी है, लिहाजा करंट लायबिलिटी की वजह से करंट लायबिलिटी तीनों में आता है। करंट रेशियो में भी आता है, क्विक रेशियो में भी आता है, और वर्किंग कैपिटल में भी आता है। और करंट लायबिलिटी इंक्रीज होने का तीनों पर मनफी असर पड़ेगा, नेगेटिव असर पड़ेगा। यानी इसमें भी कमी आ जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा, इसमें भी डिक्रीज हो जाएगा, और इसमें भी डिक्रीज हो जाएगा। इस सवाल में कहीं आपसे अमाउंट वगैरह नहीं पूछ रहा, बस आपसे अफेक्ट पूछ रहा है वो। तो अब ट्रांजेक्शन नंबर 6 का क्या अफेक्ट पड़ेगा? चूंकि लायबिलिटी बढ़ गई, करंट लायबिलिटी बढ़ गई है, तो लिहाजा करंट रेशियो भी डिक्रीज़ हो गया, क्विक रेशियो भी डिक्रीज़ हो गया, और वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज़ हो गया। याद रखिएगा, ये जब सेकंड चैप्टर में स्टार्ट करूँगा शेयर्स का तो मज़ीद समझाऊंगा आपको। अभी सिर्फ थोड़ा सा नॉलेज दे रहा हूँ आपको कि जब भी हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं वैसे ही कंपनी पर जिम्मेदारी आ जाती है, अब उसने पे करना है। और डिविडेंड पेएबल की जो नेचर होती है वो करंट लायबिलिटी होती है। डिविडेंड अनाउंस करने का मतलब ये हो गया कि आपने करंट लायबिलिटी की में आपके इजाफा हो गया। करंट लायबिलिटी में इजाफे का मतलब ये हो गया कि अब आपका रेशियो पर नेगेटिव असर पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाली करंट रेशियो में करंट लायबिलिटी नीचे आती है। तो लिहाजा जब नीचे वाली रकम बढ़ जाती है तो रेशियो डिक्रीज़ हो जाता है। क्विक रेशियो भी डिक्रीज़ हो गया, वर्किंग कैपिटल भी क्या हो गया? डिक्रीज़ हो गया। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। नेक्स्ट, डिक्लेयर 10% स्टॉक डिविडेंड। देखें, कैश डिविडेंड हो या स्टॉक डिविडेंड हो, होगा दोनों में वही कि डिविडेंड पेएबल आपके पास करंट लायबिलिटी बढ़ रही है और रिटेन अर्निंग कम हो रही है। अब रिटेन अर्निंग का कोई असर नहीं पड़ता किस पर? करंट रेशियो, क्विक रेशियो या वर्किंग कैपिटल पर। लेकिन करंट लायबिलिटी बढ़ने का असर पड़ जाएगा। तो अभी अब मैं ये ट्रांजेक्शन 6 से अब मैं जा रहा हूँ ट्रांजेक्शन 7 की तरफ। ठीक है जी। तो ट्रांजेक्शन 7, इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन 7 क्या होगा? डिक्रीज इन रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग में कमी आ रही है, और रिटेन अर्निंग का कोई ताल्लुक नहीं होता ना ही करंट रेशियो से, ना ही क्विक रेशियो से, ना ही वर्किंग कैपिटल से। लिहाजा ये बढ़े या कम हो, इन तीनों से कोई ताल्लुक इसका नहीं है। आप कहेंगे सर इन तीनों को क्यों देखना है? क्योंकि एग्जाम में लिखा हुआ यही है, कॉलम बना के दिया हुआ इसने आपको। लेकिन इंक्रीज हो गया करंट लायबिलिटी में। अब करंट लायबिलिटी बढ़ने की वजह से करंट रेशियो भी कम होगा, क्विक रेशियो भी कम होगा, वर्किंग कैपिटल भी क्या हो जाएगा? कम। तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? ट्रांजेक्शन नंबर 7। ट्रांजेक्शन नंबर 7 की वजह में करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, और जब करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो वो क्या करेगा? करंट रेशियो में भी कमी कर देगा, क्विक रेशियो में भी कमी कर देगा, और वर्किंग कैपिटल में भी कमी कर देगा। लायबिलिटी बढ़ेगी तो हर चीज़ पर नेगेटिव अफेक्ट पड़ता है। इसके स्क्रीनशॉट ले लें चाहे तो आप। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 8, सोल्ड इन्वेंट्री कॉस्टिंग 75 और 90।
आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम जा रहे हैं ट्रांजैक्शन नंबर 8 की तरफ। तो इसमें अफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन हो क्या रहा है, पहले ये देख लें। मर्चेंडाइज जो कि 75,000 की थी, कॉस्टिंग 75, हमने सेल किया उसको 90,000 में, यानी जो कैश इंक्रीज़ हुआ है वो कैश इंक्रीज़ कितने से हुआ, 90,000 से, जबकि इन्वेंट्री डिक्रीज़ हुई है कितने, 75,000 से। इस ट्रांजैक्शन की वजह से मेरे पास जो पैसा आया वो कितना पैसा आया, 90,000, जो कि मर्चेंडाइज जो मेरे पास से चले गई मेरी दुकान से वो कितने की चली गई, 75,000 से चली गई। तो नेट इफेक्ट क्या पड़ा, करंट एसेट में इजाफा हो गया 15 से। अगर मर्चेंडाइज 75 से माइनस हुई है तो दूसरी तरफ कैश क्या हो गया, इंक्रीज हो गया कितने से, 90 से। तो नेट रिजल्ट क्या निकलेगा, इंक्रीज इन करंट एसेट बाय 15,000। इसी तरह क्विक एसेट में 90,000 का इजाफा पड़ जाएगा, क्योंकि इन्वेंट्री का ताल्लुक होता ही नहीं क्विक एसेट से, तो सिर्फ वो सिर्फ कैश का ताल्लुक होता है। तो कैश में इंक्रीज़ हो रहा है तो लिहाजा क्विक एसेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इन शॉर्ट दोनों में क्या हो रहा है, इजाफा ही हो रहा है। और जब करंट एसेट या क्विक एसेट में इजाफा होगा तो रेशो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। तो ट्रांजैक्शन 8 का क्या इफेक्ट पड़ेगा, चूंकि करंट एसेट बढ़ गया है लिहाजा करंट रेशो में इजाफा हो जाएगा, चूंकि क्विक एसेट इंक्रीज़ कर गया है लिहाजा क्विक रेशो में भी क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। चूंकि करंट एसेट बढ़ गया लिहाजा वर्किंग कैपिटल में भी क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम 9 पे जाएंगे। ओके 9 देखते हैं हम, ट्रांजैक्शन 9। इसमें क्या हो रहा है, पेड अकाउंट्स पेबल। ज़रा इसको गौर से देखिएगा, इसमें क्या असर पड़ेगा। भाई आपने अकाउंट्स पेबल पे कर दिया तो आपका अकाउंट्स पेबल कम हो गया 1,50,000 से, कर्जा कम हो गया 1,50,000 से, करंट लाइबिलिटी कम हो गई 1,50,000 से, करंट लाइबिलिटी कम हो गई 1,50,000 से। लेकिन दूसरी तरफ कैश भी तो कम हो गया 1,50,000 से। अगर लाइबिलिटी कम हो रही है तो करंट एसेट भी कम हो रहा है, यानी नेट रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा। जितने से करंट लाइबिलिटी कम हुई है उतने ही से करंट एसेट भी क्या हो गया, कम हो गया। कैश डिक्रीज हुआ 1,50,000 से तो अकाउंट सेविल भी डिक्रीज हो गया 1,50,000 से। इसकी वजह से करंट लाइबिलिटी कम हो गई तो खुशी हुई, लेकिन साथ साथ 1,50,000 से कैश भी तो कम हो गया। तो दोनों का अफेक्ट निकालोगे तो क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। अगर कर्जा कम हुआ है 1,50,000 से तो कैश भी क्या हो गया, कम हो गया। तो कोई असर नहीं पड़ेगा करंट रेशियो में, क्योंकि करंट रेशियो में करंट एसेट ऊपर होता है तो वो 1,50,000 से कम हो गई, करंट लायबिलिटी नीचे होता है तो वो भी 1,50,000 से कम हो गई अकाउंट्स पेबल कम होने की वजह से। ऊपर भी कमी हुई है 1.5 लाख से करंट एसेट की वजह से, नीचे भी कमी हुई है 1.5 लाख से अकाउंट्स पेबल में कमी की वजह से। तो लिहाजा नेट इफेक्ट क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, नो इफेक्ट आएगा। करंट एसेट 1,50,000 से ऊपर में कम हुआ, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी वो भी 1,50,000 से कम हो गया, तो लिहाजा नो इफेक्ट। यही क्विक एसिड का होगा, ऊपर से क्विक एसिड भी कम हो गया, नीचे से करंट लायबिलिटी भी कम हो गई, नो इफेक्ट। वर्किंग कैपिटल में कोई असर नहीं पड़ेगा, करंट एसिड अगर कम हुआ तो करंट लायबिलिटी भी कम हो गई, तो अफेक्ट कुछ नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, ट्रांजेक्शन नंबर 9। अब हम कौन सी ट्रांजेक्शन देखेंगे, ट्रांजेक्शन नंबर 10। ट्रांजेक्शन 10 में क्या हो रहा है, बोरोड कैश फ्रॉम बैंक बाय इशूइंग लॉन्ग टर्म नोट 3 लाख। आपने बैंक से कर्जा लिया है और लॉन्ग टर्म कर्जा लिया है, नोट जो इशू किया वो लॉन्ग टर्म है। इसका मतलब कैश आपके पास इंक्रीज हो गया। अफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन नंबर 10, कैश इंक्रीज कितने से हो गया, 3 लाख से, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इंक्रीज कितने से हो गई, 3 लाख से। कैश इंक्रीज होने की वजह से आपका करंट एसेट बढ़ गया, लेकिन जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इसका कोई ताल्लुक नहीं है करंट रेशियो या क्विक रेशियो या वर्किंग कैपिटल से, क्योंकि इन तीनों में आपके पास करंट लायबिलिटी आती है। और चूंकि इसने लिखा है इशू लॉन्ग टर्म नोट, तो लॉन्ग टर्म नोट का कोई ताल्लुक नहीं है करंट लायबिलिटी से, लिहाजा करंट एसेट में तो इजाफा हो रहा है 3 लाख से, लेकिन करंट लायबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ रहा। तो नेट अफेक्ट क्या हुआ, करंट एसेट ही बढ़ गया, कैश ही बढ़ गया, क्विक एसेट ही बढ़ गया। तो इसका असर क्या पड़ेगा, करंट एसेट बढ़ने की वजह से करंट रेशियो इंक्रीज़ हो गया, कैश बढ़ने की वजह से क्विक एसेट इंक्रीज़ हुआ, क्विक एसेट इंक्रीज़ होने की वजह से क्विक रेशियो बढ़ गया, कैश इंक्रीज़ होने की वजह से करंट एसेट में इजाफा हुआ, करंट एसेट में इजाफा होने की वजह से वर्किंग कैपिटल में इजाफा हो गया।
तो ये हो गया हमारा सवाल ख़त्म, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट टाइम फिर कुछ नए क्वेश्चन के साथ आएंगे, जब तक अल्लाह हाफिज़।